प्राचीन भारत का इतिहास और इस एक वीडियो में प्राचीन भारत की सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख दूंगा कि जितना आपको पास मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए उतना तो आप मेरे इस लेक्चर से जो 4 लेक्चर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसी से आप से एक सेफ स्कोर प्राप्त कर जाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 12-13 वर्ष हो रहे हैं पढ़ाते हुए। तो हम पूरा पाषाण काल आप पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये क्षेत्र ऐसे ही हैं। और इस काल में यहाँ पर आपको अनेक ताम्र पाषाण कालीन स्थल देखने को मिलेंगे। तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज मेसन ने इसकी चर्चा की। प्रगति कर बैठे तो नव पाषाण काल ऐसा समय है जब पहली बार आपको कृषि कार्य देखने को मिलेगा। मानव को लोहे का ज्ञान हुआ। मानव अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी अफगानिस्तान तक रहता था। मानव को लोहे का ज्ञान मिला तो मानव जंगल काटते हुए सीधा आगे की ओर बढ़ गया। इन्होंने सबसे पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का दृष्टि बीपीएससी जेपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों के सामने आज मैं तीसरा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और यह वीडियो है प्राचीन भारत का इतिहास पर। आज का जो लेक्चर होना है वो प्राचीन भारत के इतिहास पर है। पहले के जो 2 वीडियो रहे हैं, पहला मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग आधा पाठ्यक्रम और दूसरे वीडियो में दूसरे भाग में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, ये तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास और इस एक वीडियो में प्राचीन भारत की सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख दूंगा। और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इसको पढ़ करके बेहतरीन परिणाम देंगे और अपने परिवार वालों का और साथ ही साथ अपने संस्थान का भी नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक दृष्टि आप यहाँ पर डाल लीजिए। तो हम पूरा पाषाण काल आप पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल और भारतीय शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत की शक्तियाँ, दक्षिण भारत की शक्तियाँ, पूर्व मध्य काल और एक बार फिर से उत्तर भारत की शक्तियाँ, दक्षिण भारत की शक्तियाँ। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होगा। सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो है पूरा पाषाण काल। देखिए बच्चों, पूरा पाषाण काल में मानव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करता था। सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला है मानव का इस काल का वह जो है नर्मदा घाटी का है। नर्मदा घाटी पर सबसे पहले पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जिसने खोजा 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा और यह खोजा पल्लवरम मद्रास से। और यहाँ से जो खोजा वह था हस्तकुठार। ये था हस्तकुठार हैंड एक्स अथवा हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। ये पहला साक्ष्य है जो पूरा पाषाण काल से संबंधित खोजा गया। फिर ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले और उन्हीं के आधार पर कुछ संस्कृतियों की पहचान हुई। जैसे कि एक तो मद्रासी संस्कृति और मद्रासी संस्कृति जो है इसको आप हैंड एक्स संस्कृति भी कहेंगे, हैंड एक्स संस्कृति। और ऐसे ही एक और संस्कृति का पता चला और वह संस्कृति जो है पाकिस्तान क्षेत्र में वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगी, सोहन घाटी संस्कृति अथवा इसे ही कहा जाता है चापर चापिंग पेबल संस्कृति इस नाम से जाना जाता है। जो साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ वो ये हुआ कि इस काल में मानव शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, मानव
भ्रमण करता रहता था, आज यहाँ पर है तो कल कहीं और होगा। और इस प्रकार से मानव जीवन में अभी कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिली थी। हाँ, मानव को अग्नि का पता चल चुका था। इस काल में मानव अग्नि के बारे में जानता था और इस काल में मानव थोड़ा बहुत चित्रकारी का कार्य करता था। इससे ज़्यादा मानव प्रगति नहीं कर पाया था। और ये जो साक्ष्य मिले हुए हैं चित्रकारी के, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान है जिसकी खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और यही मध्य प्रदेश में हथनोरा क्षेत्र है और यहाँ से हाथी का कपाल खंड मिला। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक लोहदा नाला है प्रयागराज में। लोहदा नाला जो है ये बेलन घाटी में लोहदा नाला, और यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली। और मातृ देवी की जो मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति यह हड्डी से निर्मित है, यह हड्डी से निर्मित है। तो इस प्रकार से कुछ साक्ष्य पुरा पाषाण काल से संबंधित प्राप्त हुए हैं जो पुरा पाषाण कालीन मानव की जानकारी देते हैं। फिर यदि हम मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ें तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व का है। इससे पहले 10,000 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है वो पुरा पाषाण काल का है, वो एक लंबा काल था। मध्य पाषाण काल में मानव जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जैसे कि यही समय है जब मानव लघु पाषाण उपकरण बनाने लगा, छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगा, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। और जब छोटे पाषाण उपकरण बनने लगे तो फिर शिकार करना आसान हो गया। पहले बड़े पशुओं का शिकार करते थे ये, छोटे पशुओं का भी, पर अब पक्षियों का भी शिकार कर लेंगे। इनके पाषाण, इनके हथियार छोटे होंगे, नुकीले होंगे। तो इससे खाद्य की उपलब्धता बढ़ जाएगी, खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और खाद्य सामग्री की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो फिर मानव जो है वह थोड़ा सा फ्री टाइम पाएगा, और फ्री टाइम पाएगा तो एक दूसरे के साथ बिताएगा और ग्रुप में रहेगा। यही समय है। और फिर धीरे धीरे मानव जनसंख्या बढ़ेगी। यही समय है जब मानव में सौंदर्य बोध की भावना का विकास हुआ। जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है खा पी करके शांति से, सामने भी कोई बैठा हुआ है खा पी करके शांति से, तो व्यक्ति सामने वाले को देख करके गाना गा सकता है कि तेरे चेहरे पर वो जादू है कि तेरी ओर खींचा चला जाता हूँ, है ना। इस प्रकार से जो है गाना गा सकता है, पर आप इमोशनली इसको मत लीजिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सौंदर्य बोध आकर्षण ये प्रकृति प्रदत्त है और इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी और मानव जो है इसे चित्रकारी में भी प्रदर्शित करेगा। जैसे कि मध्य पाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर यदि कहा जाए तो भीमबेटका, तो भीमबेटका से ही आप पाएंगे कि चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन काल में जब चित्रकारी होती थी तो ये रंगों का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में ये रंगों का प्रयोग करते थे और रंग में लाल रंग से ये शिकारी को प्रदर्शित करते थे और हरे रंग से ये नर्तकी को प्रदर्शित करते थे, नर्तकी को दिखाते थे। देखिए बच्चों, क्लास रिवीजन के लिए है तो मैं आप लोगों को एक लेक्चर में पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनना होगा। स्पीड मेरी थोड़ी सी अधिक होगी, वो चाहे लिखने की हो या बोलने की हो। तो ऐसे में आप लोग जो है अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम अपनी गति थोड़ा सा तेज करने वाले हैं। आप नॉर्मल क्लास की अपेक्षा मत करिएगा। कई बार बच्चा वीडियो देख रहा होता है और उसको लगता है कि नहीं ये तो बस इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो सर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। जब एक लेक्चर में पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाना हो और वो भी सारी काम की बातें बतानी हो, गंभीर अभ्यर्थियों को बतानी हो, जिनसे हम एग्ज़ाम क्लियर करने की आशा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्पीड को, अपनी क्वालिटी को, सबको मेंटेन करके चलेंगे। तो इसलिए आप कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जब मध्य पाषाण काल में भीमबेटका में चित्र निर्मित किए गए तो अब सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया,
है ना, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया, ऐसे कई रंग के प्रयोग किए गए। और अब यहीं पर आपको जो है शिकार का चित्र देखने को मिलेगा, यहीं पर जो है कीड़ों का चित्र देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर कीड़ों का चित्र देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कुछ चित्र ऐसे हैं बच्चों जो अर्ध निर्मित हैं, कुछ चित्र ऐसे हैं जो अर्ध निर्मित हैं, तो ये आपको अर्ध निर्मित देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से भीमबेटका में इस काल में अच्छी चित्रकारी की गई। इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल में जब मानव ग्रुप में रहने लगा तो मानव बच्चे वाला होने लगा और बच्चों के प्रति मानव का लगाव स्वाभाविक है। माता पिता बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अब तक मानव शिकार पर निर्भर था, पर अब लगने लगा कि कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपात स्थिति में जब शिकार ना मिले तब भोजन के लिए कुछ ना कुछ हो। और इस प्रकार की सिचुएशन के लिए मानव ने पशुओं को बांध करके रखना शुरू किया। तो इसी काल में पशुपालन शुरू किया गया। और यही समय है जब राजस्थान में बागोर राजस्थान, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलेगा आपको। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से आपको पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिलता है, पशुपालन का। और सिर्फ पशुओं का पालन ही नहीं बल्कि मतलब पशु को का पालन कर रहे हैं क्योंकि इनको आगे चलकर मार के खाना है। सबसे पहले पशुपालन के रूप में कुत्ते का पालन किया गया था। तो आपको जो है यही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बच्चों महदहा है, और महदहा से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। बूचड़ खाना, यहाँ से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त सराय नाहर राय है, यहाँ से बहुत सारी हड्डियाँ मिली, सराय नाहर राय। और इस काल में हड्डियों के आभूषण भी पहने जाते थे। मैंने कहा ना आपसे सौंदर्य बोध बढ़ गया था। जैसे किसी को नेकलेस भेंट करना है तो नेकलेस भेंट करने में क्या करेंगे, जैसे फिंगर है ना या छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती थी उसका माला बना करके उसको पहना दिया। ऐसा आज की डेट में किसी को पहना हो वो चिल्लाते हुए भाग खड़ा होगा, पर उस समय पर ये अपने आप में अच्छा माना जाता था। व्हाइट कलर की हड्डियां है ना, तो व्हाइट कलर का यहाँ पर नेकलेस, तो सराय नाहर राय। और एक और स्थान है दमदमा। दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले, 41 मानव कंकाल। इसके अलावा यदि बात की जाए मध्य पाषाण काल से, तो मध्य पाषाण काल में मिर्जापुर वेब सीरीज आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, नहीं? तो मिर्जापुर में एक स्थान है बगही खोह, और बगही खोह से एक युवती का कंकाल मिला है, युवती का कंकाल। और ऐसे ही युवती का कंकाल मिला है आपका जो है बागोर से भी, राजस्थान से बागोर से भी युवती का कंकाल मिला। तो इस काल में मानव ने थोड़ी सी प्रगति कर ली थी। फिर आते हैं नवपाषाण काल की ओर। और नवपाषाण काल में जब आप आएंगे तो नवपाषाण काल में मानव ने, क्योंकि अब मानव ग्रुप में रहता था, तो मानव ने इसी समय पर, जैसे जंगल है, जंगल के बगल नदी है, तो मानव ने नदी किनारे स्वयं तो जाता था पहले से भी, अब पशुओं को ले जाना शुरू कर दिया था। तो मानव ने नोटिस किया कि नदी किनारे जो भूमि प्लेन थी वह अभी नए नए पौधों से युक्त दिख रही थी। और मानव ने नोटिस किया कि पशु मुख में जंगली गेहूं चावल के दाने खाते हुए जाते थे, नदी किनारे गिराते थे, तो फिर वहां पर नए पौधे आते थे। तो ऐसी स्थिति में मानव को लगा कि इसमें जो है यहाँ पर भी उत्पादन होता है। तो मानव बच्चों यहाँ पर कृषि कार्य करने लगा, यहीं पर पशु के साथ मानव भी रहने लगा। तो मानव पशु का सहयोग, पशु जो है कृषि कार्य में सहयोगी, फिर कृषि कार्य से पशु को भोजन, और उसके बाद फिर मानव को भोजन। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे के माध्यम से थोड़ा सा प्रगति कर बैठे, और प्रगति कर बैठे। तो नवपाषाण काल ऐसा समय है जब पहली बार आपको कृषि कार्य देखने को मिलेगा। इसी काल में आपको कृषि कार्य देखने को मिलता है। यही समय है जब मानव ने भोजन, क्योंकि अब आप तो पहले से जानते थे, अभी भोजन पकाएंगे तो मिट्टी के बर्तन निर्मित करेंगे, तो मृदभांड निर्माण होगा। इसी समय पर मृदभांड निर्माण होगा। फिर मृदभांड निर्माण का कार्य किस पर होता है? चाक पर, पहिए पर। मतलब आगे चल करके पहिया जब निर्मित होगा बच्चों तो बैलगाड़ी आदि अस्तित्व में आएगी। तो इस प्रकार से इस काल का जो मानव था
जैसे एक स्थल है आपका लहुरा देव उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर लहुरा देव, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है 9000 ईसा पूर्व का, 9000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य मिला। और एक कोल्डिहवा है प्रयागराज के पास, कोल्डिहवा से जो है 4000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक स्थल आपके बिहार में भी इस समय पर मिलता है, चिरांद, चिरांद मिलता है। तो ऐसी स्थिति में नवपाषाण काल में मानव ने थोड़ी सी और प्रगति कर ली। भारत में जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं, लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा है, ये सारे स्थल नवपाषाण काल से संबंधित। अब नवपाषाण काल के पश्चात 4000 ईसा पूर्व के पश्चात पहली बार मानव को, अच्छा नवपाषाण काल से संबंधित जो है पहली बार जो साक्ष्य मिला उसे कहा जाता है लिंग सुबूर नामक स्थान से, साउथ में लिंग सुबूर नामक स्थान से जो है प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर अब पहली बार मानव को जब तांबे का ज्ञान हुआ और तांबे के साथ साथ मानव पाषाण का भी प्रयोग करता रहा, तो इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। और बच्चों जब आप मैप उठाकर देखेंगे ना, जैसे यदि आप भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत के मानचित्र की यदि बात की जाए तो आप मैप उठाकर देखेंगे तो ऐसा क्षेत्र आपको तलाशना होगा जहां पर तांबे की अधिकता हो, और तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान में। दूसरी बात, मानो कहाँ रहता था, तो पहाड़ी क्षेत्र हुआ, जंगली क्षेत्र हुआ, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये क्षेत्र ऐसे ही हैं। और इस काल में यहाँ पर आपको अनेक ताम्र पाषाण कालीन स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ पर तांबे के साथ साथ पाषाण का प्रयोग होता था। और ऐसे जो स्थल हैं उसमें यदि मैं राजस्थान की बात करूं बच्चों तो अहाड़ है, गिलुंद है, गिलुंद है, बालाथल है, बालाथल है, और ये जो है राजस्थान में। मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश की तो मालवा है, मालवा है, कायथा है, एरड़ है। मैं यदि महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, दायमाबाद को भी लिया जाता है, दायमाबाद को भी। और इस काल में मानव जो है अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा विकास कर गया। और विकास करने के क्रम में जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन बताया कि जो लोकेशन है वो थोड़ा सा पश्चिम की ओर की है, तो इस समय पर मुखिया तंत्र का विकास होने लगा था। कुछ ऐसे गांव मिले हैं जहां पर बाकी घर छोटे छोटे और एक घर बड़ा मिला, तो मुखिया तंत्र का विकास हुआ। और यही समय है जब जो है ईंटों के घर भी बनने लगे। धीरे धीरे कृषि कार्य बढ़ा, और कृषि कार्य बढ़ा तो मानव उस ओर बढ़ गया जहां पर सिंचाई के साधन बेहतर हों, और मानव और आगे बढ़ता हुआ सिंध की ओर चला गया। यहाँ से सिंधु नदी आती है, उसकी सहायक नदियां आती हैं। बच्चों अब बाढ़ पर मानव नियंत्रण करना भी सीख गया था, तो चाहे वो अरब सागर के बगल हो या नदी के बगल, क्या ही फर्क पड़ता है। और मानव जब कृषि कार्य बढ़ा बैठा तो फिर उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो समृद्धि बढ़ी, और समृद्धि बढ़ी तो गांव से नगर बन गया। और फिर भारत में ये जो आपका पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम का एरिया है, यहाँ पर एक नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आई, जिस सभ्यता को आप लोग जो है, जिस सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल के पश्चात जो सभ्यता अस्तित्व में आई वो है हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें बहुत बाद में मिली। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें जो है बहुत बाद में मिलती। और ये मिली, जैसे मैं यहां पर खोज की बात करूं तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज मेसन ने इसकी चर्चा की। 1856 ईस्वी में दो इंजीनियर भाई थे, विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटन,
और जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, दोनों ने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ी खुदाई की, कुछ अवशेष मिले। इसी समय पुरातत्व विभाग का प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर गए पर इसका महत्व नहीं समझ पाए। 1921 ईस्वी में यहाँ पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों लोगों ने खुदाई का कार्य किया हड़प्पा में। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है ना, पंजाब में स्थित था, वहां पर खुदाई की। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत, राखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और 1924 ईस्वी में ब्रिटेन में इन साक्ष्यों को लेकर के थोड़ा बैठक हुई और फिर जो सभ्यता अस्तित्व में आई, जिस सभ्यता को पहचान दी गई, उसका नाम था हड़प्पा की सभ्यता। तो बच्चों इसका नामकरण किया गया, नामकरण, क्योंकि ये हड़प्पा क्षेत्र से सबसे पहले प्राप्त हुई, तो हड़प्पा की सभ्यता। क्योंकि ये सिंधु और सहायक नदियों की घाटियों में मिली, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और क्योंकि ये कांसे के कारण डेवलप हुई थी, तो कांस्यकालीन सभ्यता। बच्चों इसके कुल 400 अक्षर खोजे गए, पर ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। बहुत सारे नाम इस लिपि के दिए गए हैं, जैसे जो लिपि है, कुछ लोग कहते हैं ब्रुस्टोफेदन है, कुछ लोग कहते हैं कि हलावती पद्धति है, कुछ कहते हैं गोमित्रिका पद्धति है, कुछ लोग कहते हैं चित्राक्षर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो लिपि है वो चित्राक्षर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है भाव चित्रात्मक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तमिल लिपि से मिलती जुलती है, तमिल लिपि। तो एस.आर. राव महोदय हैं जो कहते हैं तमिल लिपि से मिलती है। महादेवन इसे जो है कंप्यूटरीकृत बताते हैं, और कुछ लोग संथाल लिपि से इसकी तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अलग अलग मत हैं, बट ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो क्योंकि हड़प्पा वालों का भारत के बाहर वालों से व्यापारिक संपर्क था, तमाम देशों से, तो ऐसा लगा कि उन देशों की लैंग्वेज तो पढ़ी ही गई, तो उनसे पता चल जाए। तो एक नाम मिला मेलुहा की सभ्यता, और ये सुमेरिया के लेख से पता चला। सुमेरिया मतलब समझिए मेसोपोटामिया सभ्यता, जो इस सभ्यता की समकालीन थी। दुनिया की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है हरियूपिया। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि देवराज इंद्र ने हाथी पर बैठकर एक सभ्यता को जाकर के, यहाँ जहाँ पर बड़े बड़े दुर्ग बने हुए थे, उसको तोड़ दिया, तो उनका नाम हो गया पुरंदर। दासों को मारा तो नाम पड़ गया दस्युहन। बाद में कुछ लोगों ने कहा ये हड़प्पा सभ्यता को ही नष्ट किया होगा। देवराज इंद्र पर ऐसा विश्वास करना सहज भी हो गया, क्योंकि वो कई बार धरती पर आकर के बहुत ज़्यादा पानी बरसा चुके थे, कई बार अन्य प्रकार से समस्या खड़ी कर चुके थे, है ना। तो कुछ लोगों ने भरोसा भी कर लिया। पर बच्चों आज तक स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी। हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर पता चला कि अब इसका नामकरण हो गया, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका, तो बड़ा कठिन कार्य हो गया अपने आप में कि क्या माना जाए कि कहाँ पर ये, मतलब किस प्रकार से ये सभ्यता थी। हमारे पास हम इनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, तो हम साक्ष्य पर ही आधारित हैं। अलग अलग नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, ये तो हम जानते थे। जैसे जो हड़प्पा है वो रावी नदी, जो मोहनजोदड़ो है
मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी, रोपड़, ये जो है सतलज, कालीबंगा, घग्घर, लोथल, भोगवा, ऐसे करके अलग अलग नदियों के किनारे हमको मिले हैं। तो नदी घाटी सभ्यता है। पर जो महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर जानने का वो ये है कि किस स्थान से कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए, किस स्थान से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसमें यदि हड़प्पा की बात की जाए कि हड़प्पा से कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से बच्चों एक तो दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दुर्ग का। फिर अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अन्नागार का। पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से जो है एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान H, फिर कब्रिस्तान R37, और हड़प्पा से जो है ऋषभ देव की मूर्ति मिली है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं, ऋषभ देव। तो ऐसा कुछ साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ। यदि मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। तो इसे कहा जाता है जो है इसका वैसे नाम है दूसरा, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। पर नाम ही खतरनाक है, कोई मृतकों का टीला यहाँ से मिला नहीं। ये सबसे बड़ा स्थल था सभ्यता का। यहाँ से जो मिला वो सब बड़ा बड़ा ही मिला। जैसे यहाँ से मिला एक बड़ा स्नानागार, यहाँ से मिला एक बड़ा अन्नागार, यहाँ से मिला जो है, यहाँ से मिली पशुपति की मुहर। और जो पशुपति मुहर है बच्चों, पशुपति मुहर के लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड बाईं तरफ गैंडा और भैंसा बना हुआ है, गैंडा और भैंसा। और दाहिनी तरफ हाथी और बाघ बना हुआ है, हाथी और बाघ। और पैरों के पास खंडित अवस्था में हिरन बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से, इसके अतिरिक्त जो है पार्श्वनाथ का साक्ष्य मिला है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। इसके अलावा बाजार का साक्ष्य मिला है, कुएं का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर कुएं का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से मलेरिया का साक्ष्य मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिला हुआ है। ऐसे कई सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। एक और स्थल है जो सिंध में ही था, चन्हू दड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक। चन्हू दड़ो से मोती या मनका बनाने का कारखाना मिला है, बनाने का कारखाना। इसके अतिरिक्त यहाँ से बक्राकार ईंट मिली, बक्राकार ईंट। ऐसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, ईंट। रोपड़ आते हैं, रोपड़ जो है इधर भारत के पंजाब में है बच्चों। इससे पहले एक और स्थल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो नवपाषाण काल है, यहाँ जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नामक स्थल से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। तो बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था, कुत्ता, और मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है बुर्जहोम से। ऐसा ही साक्ष्य यहाँ पर भी कंटिन्यू रहा है। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है, मानव के साथ जो कुत्ता है ये दफन है। ये साक्ष्य रोपड़ से मिला। फिर यदि मैं बात करूं एक स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है,
भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी। फिर एक स्थल है बनावली। बनावली से बच्चों लकड़ी का हल मिला, लकड़ी का हल, खिलौने के रूप में लकड़ी का हल। एक है कुड़ाल, कुड़ाल से चांदी का मुकुट मिला, चांदी का मुकुट। एक स्थल है मिताथल, मिताथल, और मिताथल से जो है, मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली। जब लगने लग जाए कि रिवीजन ज़्यादा हो रहा है तो बीच में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपके पास तो सुविधा है ही ना, बस उसका सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ आप ये मान के चलिए बेटा कि जितना आपको पास मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए, उतना तो आप मेरे इस लेक्चर से, जो 4 लेक्चर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसी से आप से एक सेफ स्कोर प्राप्त कर जाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 12-13 वर्ष हो रहे हैं पढ़ाते हुए। तो मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में कहा था मैं अपने सारे अनुभव का निचोड़ आपके सामने रख दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी। फिर जो है कालीबंगा। कालीबंगा से बच्चों राजस्थान में है ये स्थल। यहाँ से चूड़ियाँ मिली, यहाँ से चूड़ियाँ मिली हैं, यहाँ से अग्निकुंड मिला है, यहाँ से अग्निकुंड मिला है। तो इस प्रकार की चीज़ें। यहाँ से एक जुता हुआ खेत भी मिला है, जुता हुआ खेत। और यहाँ से 2 फसलों के उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, 2 फसल। यहाँ से 2 फसलों के उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो कालीबंगा जो है के बाद यदि बात की जाए तो लोथल गुजरात में है। यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा। और यहाँ से जो है लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना। इसके अतिरिक्त जो है लोथल से हाथी दांत का पैमाना, गोदीबाड़ा, बंदरगाह, बंदरगाह। फिर चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, यहाँ से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से लोथल से जो है अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल के अतिरिक्त यदि बात की जाए तो एक स्थान है गुजरात में ही धौलावीरा, और धौलावीरा से आपको जल कुंड का साक्ष्य मिला है। ये लोग जल संरक्षण तकनीकी से परिचित थे, जल कुंड का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा जो है इसके शहर 3 भाग में विभाजित थे, 3 भाग में। सामान्यतः शहर 2 भागों में विभाजित होते थे, पर ये शहर जो है वो 3 भागों में विभाजित है। और बच्चों लोथल और सुरकोटड़ा ये 2 ऐसे स्थल थे जिनके बारे में कहा जाता है कि दुर्ग और निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, सुरक्षा दीवार से। कालीबंगा के बारे में कहा जाता है कि निचला नगर रक्षा प्राचीर से घिरा था, और चन्हुदड़ों का कोई भी भाग, नगर 2 भागों में बटा होता था, कोई भी भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। ये एक फैक्ट है जो अपने आप में आपको ध्यान में रखना है। एक और स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से अंडाकार कब्र का साक्ष्य मिला है, अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र। गर्तावास बच्चों नवपाषाण काल का जो स्थल था, गर्तावास, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से, बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रखने का विषय। तो सुरकोटड़ा जो है यहाँ से अंडाकार कब्र का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं।
तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये जो स्थल है बच्चों, यहाँ से गाय और घोड़ा, गाय और घोड़ा, इन दोनों की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, है ना। दो की मूर्तियां प्राप्त नहीं होती, ये अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस पूरी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि जो शासन था वो पुरोहित वर्ग के हाथ में था, पुरोहित वर्ग के हाथ में था। सामाजिक स्थिति की बात करें तो समाज जो है मातृसत्तात्मक था। यहाँ पर जो समाज था बच्चों वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक, महिला की सत्ता होती थी। समाज शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। मतलब बच्चों जाति व्यवस्था अभी अस्तित्व में नहीं आई थी। समाज शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। लोथल से मछली मारने की कटिया मिली, इससे पता चलता है कि समाज शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। मनोरंजन के मुख्य साधन के रूप में ये लोग जुआ खेला करते थे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस काल में आय का मुख्य साधन जो है वो व्यापार था, और व्यापार चीन हुआ, क्रीट हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, इन सब के साथ व्यापार होता था। भारत से कपास का निर्यात होता था और कपास को ये लोग सिंडन कहते थे, कपास को सिंडन कहते थे। अनेक स्थलों से अनेक वस्तुएं आती थी बच्चों, जैसे अफगानिस्तान से चांदी और तांबा आता था, चांदी और तांबा। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा आता था, तांबा। मैसूर से ये लोग सोना लेकर के आते थे, सोना लाते थे। अजमेर से ये लोग शीशा लेकर आते थे। बस ध्यान रहे इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी तो लगभग सभी धातुओं का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है। सर्वमान्य मत बाढ़ है, सर्वमान्य मत जो है वो बाढ़ है, और जॉन मार्शल बाढ़ बताते हैं। फिर कुछ लोग बाह्य आक्रमण बताते हैं, बाह्य आक्रमण। इसमें हैं एच.टी. लैम्ब्रिक हैं, जी.एफ. दिल्स हैं और मार्टिमर व्हीलर हैं। ऐसे लोग बच्चों बाह्य आक्रमण बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई। तो सबके अपने अपने विचार हैं। आपको सर्वमान्य मत जो ध्यान में रखना है वो यहाँ पर क्या है, तो बाढ़ है। कुछ प्राकृतिक आपदा मानते हैं, कुछ नदियों का मार्ग परिवर्तन मानते हैं, है ना। तो कुछ जो है यहाँ पर नदियों का मार्ग परिवर्तन मानते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के पश्चात फिर क्योंकि शहरी जो है व्यवस्था नष्ट हुई, ग्रामीण व्यवस्था चलती रही, तो फिर आता है यहाँ पर उत्तर हड़प्पा काल, हड़प्पा के बाद वाला काल। पर उस काल के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है, तो फिर हम सीधा आते हैं ऋग वैदिक काल पर, ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल जो है उसका नाम इसलिए ऋग वैदिक काल रखा गया है क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती। ध्यान रहे बच्चों, जैसे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे इतिहास को 3 भागों में और विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जहाँ की जानकारी पुरातात्विक सामग्री से मिलती है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पुरातत्व है, साहित्य है, पर साहित्य पढ़ा नहीं गया। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जहाँ पर पुरातत्व भी है, साहित्य भी है, सब पढ़ा गया है, वो ऐतिहासिक काल है। वो शुरू होता है मगध साम्राज्य के हर्यक वंश से। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल माना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल की। इस समय की जो लैंग्वेज थी हम जानते नहीं उसे,
बाद में वेदों का संकलन किया गया है। तो यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल है, इसकी जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 1028 सूक्त हैं, कुल 5 भाग हैं, 5 भाग हैं, और इसमें जो है सबसे मुख्य भाग है साकल। और फिर 10,552 मंत्र हैं, कहीं कहीं मिलता है 10,462 मंत्र हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के संकलनकर्ता व्यास जी हैं। कहाँ संकलन किया? तो पंजाब में किया। और शुरुआत किससे होती है इस वेद की? जैसे कई बार पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है, गणेश जी की वंदना से, ऐसे यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो अग्नि देवता से हुई है। यहाँ पर शुरुआत जो है वो अग्नि देवता से हुई है। तो ऋग्वेद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण है। वेद का अर्थ बच्चों ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है कि आर्य कहाँ से आ गए? तो आर्य जो है उनके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कि मैक्स मूलर का मानना है, मैक्स मूलर का मानना है कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए, ये मध्य एशिया से आए। और एल.डी. कल्ल का मानना है, एल.डी. कल्ल का, कि आर्य कश्मीर से आए, कश्मीर से आए। अविनाश चंद्र श्रीवास्तव का मानना है, मतलब कश्मीर से ही थे, और ये मानते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र से थे, सप्त सैंधव क्षेत्र से थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से आए, आर्कटिक। और दयानंद सरस्वती मानते हैं, दयानंद सरस्वती, कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए, आर्य तिब्बत से आए। तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। आर्यों के बारे में आप ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं। अब ऋग्वैदिक काल में यदि आर्यों की बात की जाए, या विशेष करके ऋग्वेद की बात की जाए बच्चों, तो देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है। एक तो ऋग्वेद में नदी सूक्त है, नदी सूक्त मतलब नदियों की चर्चा है। फिर विवाह सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं। तो यहाँ पर नदी सूक्त है, और उसमें नदी आज की डेट में क्या नाम है और पुराना नाम क्या था, ऐसा करके आपको थोड़ा सा पहचान करनी पड़ती। जैसे नया नाम है सिंधु, तो पुराना नाम था हिरड़ी। नया नाम झेलम, पुराना नाम बितस्ता। नया नाम चिनाब, पुराना नाम असिकनी, पुराना नाम असिकनी। नया नाम रावी, पुराना नाम पौरुषड़ी। नया नाम व्यास, पुराना नाम बिपाशा, बसु छोड़कर बिपाशा। नया नाम सतलज, पुराना नाम सतुद्री, सतुद्री। नया नाम घग्घर, पुराना नाम दृश्यद्वती अथवा चौतंग। नया नाम यमुना, पुराना नाम कालिंदी अथवा कालिंदी अथवा इच्छुमसी। नया नाम सरस्वती, पुराना नाम सरस्वती अथवा देवी तमा, देवी तमा। नया नाम है काबुल, पुराना नाम क्रुभा। नया नाम है कुर्रम, पुराना नाम है क्रुमु।
नया नाम है गोमती, पुराना नाम है गोमल। और ध्यान रहे ये 3 नदियां बच्चों अफगानिस्तान में बहती, ये आपसे पूछा जा सकता है। 3 नदियां जो है वो अफगानिस्तान में बहती। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी मिलती। इसके अलावा ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं के अलग अलग मतलब कई बार चर्चा है। जैसे इंद्र की चर्चा है 250 बार, अग्नि की चर्चा है बच्चों 200 बार, 200 बार। विष्णु की चर्चा है 100 बार, 100 बार। शिव की चर्चा है 3 बार, शिव की चर्चा है 3 बार। सिंधु नदी की चर्चा है 55 बार, 55 बार। और सरस्वती नदी की चर्चा है 50 बार, 50 बार। ऐसे करके अलग अलग करके चर्चा है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर हम ऋग वैदिक काल की स्थिति को समझने का प्रयास करते। जैसे राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो ऋग वैदिक काल में अब राजा का अस्तित्व तो आपको ढंग से दिखाई पड़ता है। हड़प्पा काल में तो पता ही नहीं चला क्योंकि साहित्यिक स्रोत नहीं था, पर इस काल में राजा के बारे में पता चलता है कि राजा जो है वह होता था। और इस काल में राजा के सहयोगी भी होते थे। 4 संस्थाएं होती थीं, सहयोगी सभा, जिसकी इस तुलना बच्चों इस समय पर की जाती है जो है राज्यसभा से। समिति, इसकी तुलना लोकसभा से की जाती, इसमें सामान्य लोग शामिल होते थे। विदथ, कुछ स्थानों पर मिलता है कि स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे इसमें। और गढ़, ये सब राजा को सलाह देती थी, यहाँ तक कि राजा के निर्वाचन तक से सभा समिति संबंधित होती थी। और इसके अलावा उग्र और जीव होते थे, उग्र और जीव ये दोनों सिपाही थे, सिपाही। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न विनाक होते थे, प्रश्न विनाक ये न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश। इस काल में यदि कोई गाय चुरा ले तो उसको पानी में डुबोया जाता था या धूप में खड़ा कर देते थे। गाय को अघन्या कहते थे, ना मारने योग्य। फिर इसी काल में जो है ग्रामणी होता था बच्चों, गांव का प्रमुख, और राजा का सहयोगी भी होता था। तो राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से ज्ञात होता है, 7वें मंडल से, कि 10 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। इसे कहा जाता है दासराग्य युद्ध। और ये हुआ था रावी अथवा पौरुषणी नदी के किनारे, पौरुषणी नदी के किनारे। इसमें क्या हुआ कि एक ओर था भरतजन, जिसके नेता थे सुदास, नेता थे सुदास, और पुरोहित थे वशिष्ठ, वशिष्ठ। और दूसरा था पुरोजन, पुरोजन के जो नेता थे उनका नाम तो नहीं मिलता, पुरोहित का नाम मिलता है विश्वामित्र, पुरोहित का नाम मिलता है विश्वामित्र। इनके कुछ सहयोगी थे, सहयोगी 5 आर्य कबीले थे, अनु, द्रह्यु, यदु, तुरु और पुरवस। 5 अनार्य कबीले थे, अनार्य, अलिन, पक्थ, भलासन, शिव और विषाड़िन, और विषाड़िन। बच्चों युद्ध हुआ, युद्ध में सुदास जीत गए, भारत जन के प्रमुख जीत गए। तो राजनीतिक स्थिति का इस समय पर ज्ञान मिलता है। इस समय पर यदि मैं सामाजिक स्थिति की बात करूं, सामाजिक स्थिति, तो अभी राजा ये मतलब समाज जो है बच्चों पितृसत्तात्मक हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया। वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के काल में मातृसत्तात्मक था, पर इस काल में युद्ध बढ़ गए। और जब युद्ध बढ़ जाता है तब पुरुषों का वर्चस्व बढ़ जाता है।
आप देखिए अभी जो है कोई मूवी देखिए, तो उसमें जब गुंडे आते हैं और नायिका को परेशान करते हैं, फिर नायक आता है सबको पीट देता है, तो आपके दिलों में किसका स्थान बढ़ जाता है? नायक का ना। और अगली बार नायिका संकट में हो तो नायिका से ज़्यादा आप चिंता करते हैं कि जल्दी नायक आ जाए, जल्दी आ जाए, क्यों देर कर रहा है ना? तो यहाँ पर इससे क्या होता है, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता है। यहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व बढ़ गया। और सामाजिक स्थिति की यदि बात की जाए तो इस समय पर जो समाज था बच्चों, वो 4 वर्णों में ही विभाजित था, जाति व्यवस्था अब भी नहीं थी। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ऐसा ही था। इस काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग थे। अतिथि सेवा के लिए वृषभ, बैल और महोच बकरा मारा जाता था। गाय नहीं मारी जाती थी, गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को जो है अघन्या कहा जाता था। तो इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था इस काल में देखने को मिलती। यदि आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए, आर्थिक व्यवस्था की, तो आर्थिक व्यवस्था में बच्चों कृषि कार्य पर ही ज़्यादा बल था। जैसे गेहूं, जौ, इन सब की खेती होती थी। चावल, सबसे पहली कृषि जौ की हुई है इतिहास में। तो यहाँ पर पता चला कि आर्थिक स्थिति जो है ये कृषि कार्य करते थे। अब यहाँ पर बच्चों एक ऋग्वेद में दात्र शब्द आया है जिसका मतलब है हसिया। हसिया ये पता चलता है। खात्र मतलब होता था खलिहान। खात्र मतलब होता था खलिहान। करीस मतलब होता था गोबर। करीस मतलब होता था गोबर, है ना? तो ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं। सोयंजा होता था बारिश का जल। खनित्रमा होता था खोद कर निकाला गया जल, खनित्रमा। उर्वर जो है कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। लांगल जो है वो जब बच्चों हल चलता है ना, हल, तो हल से जो गड्ढा बनता है उसको लांगल कहते थे। नहीं नहीं, लांगल तो हल है, उसे सीता कहते थे। सीता, हल चलने से जो गड्ढा होता था उसे सीता कहते थे। तो ऐसे करके जो शब्दावलियां मिलती हैं उससे पता चलता है कि मानव यहाँ पर कृषि कार्य करता था। तो हड़प्पा काल से थोड़ा सा हमारी जानकारी इस काल में बढ़ी हुई है। यदि हम धार्मिक स्थिति की बात करें, इस काल की धार्मिक स्थिति की बात करें, तो इस काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। और इस काल में देवताओं के जो है, देवताओं का थोड़ा वर्गीकरण देखने को मिलता है। 3 वर्ग के देवता मिलते हैं। एक पृथ्वी है, एक अंतरिक्ष है और एक आकाश है। इस प्रकार से 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। पृथ्वी वर्ग में पृथ्वी देवता हैं, सोम हैं, बृहस्पति हैं, अग्नि हैं। अंतरिक्ष में इंद्र हैं, रुद्र हैं, यम हैं, प्रजापति। आकाश में विष्णु हैं, वरुण हैं, अश्विनी हैं और मित्र हैं। अश्विनी हैं और मित्र हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा स्थिति देखने को मिलती है। हाँ, पुरुष देवताओं का महत्व बढ़ गया था, महिला देवताओं का महत्व थोड़ा सा घट गया था। यहाँ पर देवियों का स्थान थोड़ा सा निम्न है। ऐसे ही पुरुषों का महत्व था सामाजिक स्थिति में, महिलाओं की स्थिति निम्न थी। कुछ महिलाएं मिलती हैं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, बहुत सी हैं, सिकता हैं, निवावरी हैं, इंद्राणी हैं। तो ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाओं का स्थान निम्न है समाज में और देवियों का स्थान निम्न है थोड़ा सा धर्म में। तो ये ऋग वैदिक काल के संबंध में आपको जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल में अभी भी मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था, पर बच्चों इसी के पश्चात मानव को लोहे का ज्ञान हो गया। और जैसे ही मानव को लोहे का ज्ञान हुआ, मानव अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी अफगानिस्तान तक रहता था। मानव को लोहे का ज्ञान मिला तो मानव जंगल काटते हुए सीधा आगे की ओर बढ़ गया और इधर बिहार तक के जंगल साफ कर दिए गए। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि मानव जो है
वह बल्कि यहाँ से शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि गौतम राहुगढ़ और विदेह माधव, गौतम राहुगढ़ और विदेह माधव दो के नाम की चर्चा आई हुई है। तो अपने मुख में अग्नि धारण करके वो आगे जंगल को जलाते हुए बढ़ते हैं और गंडक नदी या सदा नीरा नदी तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब जंगल साफ किया गया। इधर 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में अंतरंजी खेड़ा पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरंजी खेड़ा, यहाँ से लोहे का साक्ष्य मिला। तो बच्चों जंगल कट गए, और जब जंगल कट गए तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। कृषि योग्य मतलब आप समझिए, पहले पाषाण काल में लगभग भारत में मानव था, ताम्र पाषाण काल में इधर, हड़प्पा सभ्यता में इधर, फिर ऋग वैदिक काल में भी इधर, पर उत्तर वैदिक काल में अब मानव का प्रसार इधर हो रहा है। अब यूपी बिहार की ओर ढंग से प्रसार, मतलब अब जो है मानव यहाँ पर सिर्फ बसेंगे नहीं, बल्कि कृषि कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। अब यही काल है उत्तर वैदिक काल, जब आपको मानव जनसंख्या में भी वृद्धि नजर आएगी, राज्यों की स्थिति मजबूत हो जाएगी, बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आएंगे, लोगों के पास अच्छा समय होगा, तो लोग बड़ी संख्या में पुस्तकों के लेखन का कार्य करेंगे। ये चीज़ें आपको इस काल में देखने को मिलेंगी। तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको व्यापक परिवर्तन यहाँ पर बच्चों नजर आएगा। यदि मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं, ऋग वैदिक काल में मानव को मूर्जवंत चोटी का ज्ञान था, हड़प्पा सभ्यता की हिमालय पर्वत की मूर्जवंत चोटी का ज्ञान था। पर इस काल में कैच मैनाक जैसी चोटियां और शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि विंध्य पर्वत जो है तक का ज्ञान मानव को था, है ना। तो ऐसी स्थिति में उत्तर वैदिक काल में मानव आपको ज्यादा प्रगति करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस काल में जो जानकारी मिलती है वो वेद से तो मिलती ही है। वेदों पर आधारित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं बच्चों, ब्राह्मण ग्रंथ, और वेदों पर आधारित कुछ आरण्यक लिखे गए हैं, वेदों पर आधारित कुछ उपनिषद लिखे गए हैं, फिर वेदों के अपने पुरोहित हैं, वेदों के अपने पुरोहित हैं, और फिर जो है कुछ उपवेद हैं, फिर उपवेद के लेखक हैं, उपवेद के लेखक हैं, और फिर जो है उपवेद का विषय है, उपवेद का विषय। ऐसे करके कई बार कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछ ली जाती। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी, देखिए बच्चों ऐसा है तो मैं ज़्यादातर ये बातें लिखता हूँ कि आप पढ़ तो चुके हैं, पर आपका रिवीजन हो, जब मैं लिखूं तो आपको थोड़ा और सोचने का मौका मिले, और कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप नहीं जानते हैं, मे भी या दिमाग में नहीं है, तो आप उसको जो है उस समय पर नोट कर लें। वरना मैं जानता हूँ आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और मैं लगातार बोलता जाऊँ, चीज़ें आपके माइंड से स्किप कर जाएँ, ये मैं नहीं चाहता, है ना। और जो नए बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सावधान हो जाएं। जो बातें हम लोग क्लास में लगभग लगा लीजिए कि 100 घंटे में पढ़ाते होंगे, 100 आवर्स में, वो मैं आपको यहाँ पर 8 घंटे में बता रहा हूँ। तो प्री को ध्यान में रखते हुए स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगी। इसके आधार पर आप ये अनुमान मत लगाइएगा कि सर तो वैसे ही पढ़ाते होंगे, फिर इतना फास्ट, मतलब ऐसे कैसे कोई समझ पाता होगा। तो मैं ऐसा समझाता हूँ कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा समझ में आएगा कि जल्दी समझ से जाएगा भी नहीं लेकिन यहाँ पर नहीं, ये रिवीजन पर्पज से है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर ऐतरेय कौशितकी सेम आरण्यक हैं, सेम उपनिषद हैं, पुरोहित हैं ऋग्वेद के पोता, उपवेद है आयुर्वेद, लेखक हैं धन्वंतरी, और विषय है आयुर्वेद। आयुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ।
आरण्यक है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, मैत्रेयण और बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो है तैत्तिरीय, मैत्रेयण, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद और कठोपनिषद। इसी कठोपनिषद में बच्चों यम नचिकेता के संवाद की चर्चा है, यम नचिकेता और ओम की चर्चा है। और पुरोहित हैं अर्ध्वयुः, उपवेद है धनुर्वेद, लेखक हैं विश्वामित्र, संबंध है युद्ध से, इनका संबंध जो है वो युद्ध से है, यजुर्वेद। फिर नंबर है सामवेद का, सामवेद। सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय। अच्छा, मैं लिखते हुए बोलता भी हूँ ताकि आप समझ जाएं, है ना, नहीं तो आपको लगे सर ने क्या ही खींच करके लिख दिया। जो है बहुत आराम से मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय। फिर आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। छांदोग्य में बच्चों कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण के गुरु अंगिरस की चर्चा है। और इधर जैमिनीय, छांदोग्य, केनोपनिषद, केनोपनिषद। और इसके ब्राह्मण हैं जो पुरोहित हैं इसके उद्गाता, उद्गाता। उपवेद है आपका शिल्प, ये गांधर्व वेद, गांधर्व वेद। लेखक हैं भरत मुनि, संबंध है गायन से, पहली बार गायन की चर्चा इसी में मिलती। फिर आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, आरण्यक इसका है नहीं। उपवेद में है प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद। इसी मुंडक उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है बच्चों, सबसे बड़ा उपनिषद यही है। और इसी में जो है ऋषि जो है यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि और एक महिला, मिथिला की महिला गार्गी, दोनों के मध्य संवाद की चर्चा है, जिसमें याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो सर तोड़ दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी निम्न हो गई। तो अब इसी आधार पर हम राजनीतिक स्थिति का थोड़ा सा पता करते हैं। राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति लगभग सेम थी, बस ये है कि अब बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए थे, कुरु और पांचाल। अब राज्यों को लेकर के संघर्ष भी होने लगेगा, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। यदि मैं सामाजिक स्थिति की बात करूं तो यही काल है जब आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलेगी। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलेगी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त 10वां मंडल, 10वां मंडल, यहां से पहली बार जाति व्यवस्था की चर्चा आपको देखने को मिलती। तो उत्तर वैदिक काल के समाज में आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। विद्वान महिलाएं हैं इस काल की, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, है ना, कात्यायनी हैं। तो इस प्रकार से अनेक महिला विद्वान हैं। तो ये सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में बच्चों तमाम कार्य इस समय पर बढ़ गए थे। जैसे शतपथ ब्राह्मण में फसलों की जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई सब की चर्चा है। वासनेयी संहिता में जो है पता चलता है कि
ये कृषि कार्य होता था। काठक जो है संहिता में 24 जोड़ी बैलों का उल्लेख है। इस प्रकार से आर्य समुद्र से भी परिचित थे। अश्विन कुमारों को एक बार जो है समुद्री जहाज की सुरक्षा करने की चर्चा आती है। तो यहाँ पर ये इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर थी। फिर यदि बात की जाए धार्मिक स्थिति, तो धार्मिक स्थिति में इस काल में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। अब जो है प्रजापति, विष्णु और शिव की उपासना बढ़ गई। इस काल में प्रजापति, विष्णु और शिव की उपासना बढ़ गई। बच्चों, अग्नि देवता पृथ्वी और जो है अंतरिक्ष आकाश के देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम करते थे और अलग अलग देवताओं का अपना यहाँ महत्व है। वरुण देवता जो है वो जल के देवता थे। एक है सोम देवता, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो सोम देवता भी थे। जो ऋग्वेद के मंडल हैं उसमें अलग अलग मंडलों में, जैसे पहले मंडल में ऐसा कहा गया कि सत्य एक होता है, उसको अनेक प्रकार से लोग एक्सप्लेन करते। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है। ऐसे आठवें मंडल में कड़ ऋषि कहते हैं कि मैंने सोम रस को पी लिया और देवताओं को जान लिया। नवे मंडल में अंगिरस ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न कूटने वाली। तो ऐसा माना जाता है कि इससे जो है थोड़ा सा आइडिया लगता है कि उस समय पर जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में एक ही घर में अलग अलग कार्य करने वाले लोग थे। 10वें मंडल में ऋत की चर्चा है और ऋत का संबंध बताया गया है नैतिकता से, जिसके संरक्षक वरुण देवता है। सत्य और अविनाशी सत्ता, नैतिक व्यवस्था। और 10वें मंडल में ऋषभ देव की चर्चा है, जिनको नारायण का अवतार बताया गया है। तो ऋग्वेद में ऐसी कुछ बातें हैं। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा इन चीजों का और प्रचार प्रसार हो गया। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल तक यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते बच्चों धर्म के क्षेत्र में थोड़ा कर्मकांड बढ़ गया। यज्ञ करिए, यज्ञ में पशु बलि, यज्ञ में मंत्रोच्चारण अनिवार्य। तो पुरोहित वर्ग की स्थिति बेहतर हुई, संगठित पुरोहित वर्ग अस्तित्व में आया। फिर जाति प्रथा। तो यही समय है जब जो है पशु बलि के कारण किसान परेशान, पशुओं से लोग वस्तुएं लेकर जाते थे, व्यापारी लोग तो व्यापारी परेशान। वैदिक धर्म कहता था ब्याज पर पैसा लेने देना पाप है, तो फिर व्यापारी परेशान। जाति व्यवस्था के कारण यहाँ पर शूद्र परेशान और धार्मिक कर्मकांड के कारण तमाम लोग परेशान। और इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर के जो लोग सामने आएंगे वो आएंगे आपका महाजनपद काल में। और महाजनपद काल में क्योंकि जंगल भी कटते रहे थे बच्चों, तो धीरे धीरे 16 महाजनपद अस्तित्व में आ गए। 16 महाजनपद। और 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती, ये जानकारी मिलती। तो ऐसी स्थिति में अच्छा यही समय है महाजनपद काल का जब पहली बार आहत अथवा पंचमार्क सिक्का प्रचलन में आया। पंचमार्क सिक्का ये प्रचलन में आया। तो इस समय पर पता चला कि अब जो है 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। पहले जो जन हुआ करते थे, जैसे भरत जन, पहले जो जन थे बच्चों उन्हीं का आकार बढ़कर जनपद हुआ, फिर आगे वही हो गए महाजनपद, है ना, ऐसे हो गए। महाजनपद आगे बढ़ते हुए राज्य हो जाएंगे और राज्य जब विस्तार करेगा तो साम्राज्य हो जाएगा। तो इसी महाजनपद काल में आप मगध साम्राज्य देखेंगे। लेकिन पहले आते हैं कि इस काल में दो धर्मों का बड़ी तेजी से विकास हुआ। उसमें एक धर्म है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। विकास होने का कारण जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभ देव आप सुन चुके हैं, 23वें पार्श्वनाथ थे। ऋषभ देव की मृत्यु हुई थी कैलाश पर्वत या अठवाय पर्वत पर। पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई है आपका जो है झारखंड साइड में संबेश शिखर है। तो 24वें तीर्थंकर पर हम लोग ज्यादा बल देते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जब बच्चों आगमन हुआ तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके
पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता अथवा प्रिकारिणी था, भाई नंदिवर्धन थे, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अरोज्या या प्रिदर्शना था, जमाई का नाम जमाली था। पूरा भरा पूरा परिवार था, ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। प्राकृत और अर्धमागधी में उपदेश करते थे। तमाम इस प्रकार की बातें। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। साथ में एक और व्यक्ति तपस्या कर रहे थे, मक्खली पुत्र गोसाल। 6 वर्ष में उन्होंने साथ छोड़ दिया, अलग से संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय। पर इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की एज में, 12 वर्ष के बाद, तो बच्चों यहाँ पर एक इनको कहा गया, अब ये जो है जिन हैं, ये जिन हैं, ये विजेता हैं, ये केवलिन हैं, ये केवलिन हैं, है ना, ये जो है अरहत हैं, ऐसे करके तो कई सारे नाम यूज किए गए। जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह जो स्थान है वह है जुम्भी ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने उपदेश करना शुरू किया बच्चों। तो पहले पार्श्वनाथ ने चातुर्याम का सिद्धांत दिया था, पार्श्वनाथ ने, पर इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, पंच महाव्रत का सिद्धांत, ये महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी पंच महाव्रत में क्या है, तो सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय चोरी मत करो, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचित मत करो, और ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य को निकाल दो बच्चों, तब चातुर्याम पार्श्वनाथ का था। महावीर स्वामी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम था यापनी संप्रदाय। तो पहले तो यही इसके प्रमुख बने, बाद में फिर सुधर्मन, फिर जम्बू, और फिर संभूति विजय, संभूति विजय। अब महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा का पालन करो, तो पशु बलि हतोत्साहित हुई बच्चों, तो व्यापारी धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था को नकार दिया, तो बहुत सारे लोग जो है धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इन्होंने जो है आवश्यकता से अधिक संचित ना करने पर बल दिया, तो निर्धन वर्ग आकर्षित हो गया। चोरी ना करने पर बल दिया, तो धनी वर्ग आकर्षित हो गया कि हमारे यहाँ चोरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। जैन धर्म में एक तीर्थंकर है बच्चों, नेमिनाथ, उनको वासुदेव कृष्ण का समकालीन बताया जाता है। और एक मल्लिनाथ हैं, उनको कुछ लोग स्त्री मानते हैं। बाकी अजीतनाथ तीर्थंकर का उल्लेख यजुर्वेद में है, बाकी ज्यादातर तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में। नेमिनाथ का ऋग्वेद में है, मल्लिनाथ का ऋग्वेद में है, ऋषभदेव का ऋग्वेद में है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना है। बाकी जैन धर्म की और शिक्षाओं की बात करूं तो त्रिरत्न की शिक्षा दी गई है। और त्रिरत्न मतलब सम्यक जो है दर्शन, तीर्थंकरों में आस्था रखिए, सम्यक ज्ञान, पूरा ज्ञान रखिए, और सम्यक जो है आचरण या चरित्र, उसे आचरण में लाइए। सिर्फ आपको ज्ञान रखने से ही सब कुछ नहीं होगा, ज्ञान को आचरण में लाना पड़ेगा। अब ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर ज्ञान को आचरण में रखने वाले या ज्ञान को आचरण में दिखाने वाले या प्रयोग करने वाले लोग कम होते हैं। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे ज्ञानी कहाँ कहाँ हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जो है, उन्होंने बच्चों जो शिक्षाएं दी वो यहाँ पर त्रिरत्न। इसके अतिरिक्त बात की जाए इसी समय काल की, तो महावीर स्वामी जो है उन्होंने महावीर स्वामी ने कुछ और सिद्धांत दिए, तमाम प्रकार की बातें की। जैसे इन्होंने बच्चों ज्ञान सिद्धांत दिया, और इनके ज्ञान सिद्धांत में 2 प्रकार का ज्ञान बताया जाता है, एक व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, और दूसरा परमार्थिक ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान में आता है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति मतलब जो बुद्धि से सुन करके आप समझो, श्रुति मतलब बुद्धि से समझो, श्रुति मतलब सुनकर। परमार्थिक ज्ञान में अवधि ज्ञान, समय विशेष का ज्ञान,
मनः पर्यय ज्ञान, दूसरे के मन की बात समझ लेना, और दिव्य ज्ञान है कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञान सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। एक होते हैं अवस्थाएं, या जो जीवन होता है कर्म के आधार पर 4 होता है। एक दैव होता है, अच्छा कर्म करो देवता बनोगे, दूसरा मनुष्य होता है, तीसरा जो है पशु और वृक्ष का होता है, और चौथा नारकी होता है। ऐसे इन्होंने 3 लोक बताए हैं। ऊर्ध्व लोक है जहाँ देवता रहते हैं, मध्य लोक है जहाँ मानव रहते हैं, और अधोलोक है जहाँ नारकी रहते हैं। अधोलोक नारकी रहते हैं, और एक अलग लोक है जहां पर जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब वो जो है वहां पर जाता है, मोक्ष जिसे कहते हैं। महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया, महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया। तो इस प्रकार से जैन धर्म की अपनी कुछ शिक्षाएं हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और इनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बच्चों 2 भागों में बट गया था। एक है दिगंबर, ये लोग नग्न रहना पसंद करते हैं, और दूसरे हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर। और श्वेतांबरों से संबंधित हैं आगे जो है, एक है स्थानकवासी और एक है डेरावासी। ऐसे 2 लोग संबंधित। दिगंबर के प्रमुख थे भद्रबाहु, भद्रबाहु, और श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। तो इस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन हो गया है ना। और मैं सोच ये रहा हूं कि कोई और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बता दूं, इसलिए जानकारी दिमाग में बहुत है, पर आपको सिर्फ काम की बातें यहाँ पर बतानी है जिससे आपको लाभ मिल जाए। चलिए, कुछ अगर दिमाग में और आया तो मैं आगे भी चर्चा कर दूंगा, रिवीजन तो आपका मैं करवा ही दूंगा। यहाँ पर जो है फिर आते हैं थोड़ा सा अगले धर्म पर, और अगला धर्म है बच्चों बौद्ध धर्म। तो ये गौतम बुद्ध हैं। हाँ, महावीर स्वामी के मुझे नहीं लगता जन्म मृत्यु के विषय में ऐसे पूछा जाएगा, पर वैसे 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। यही कई कई पुस्तकों में जो है 540 और 468 मिलता है, पर मुझे लगता है 599 ईसा पूर्व ज्यादा सटीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर। तो ऐसे करके यहाँ पर बच्चों यदि बौद्ध धर्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, अथवा 567 ईसा पूर्व में, 567 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर जो है जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध हैं, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, सारथी का नाम जो है छंदक था, और पाली भाषा में उपदेश करते थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, सूर्य वंश से थे, और शाक्य कुल के थे, ये शाक्य कुल के थे। तो ऐसा थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनका जो जन्म हुआ बच्चों वो लुम्बिनी कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु अभी लुम्बिनी नेपाल में है, तो लुम्बिनी कपिल वस्तु में जन्म हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने सबसे पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश देने का कार्य किया सारनाथ में, और उन्हें कहा जाता है ये भद्दीय, भद्दीय, अस्सजी, वप, ओज और कौडिन्य। ऐसे 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर उपदेश देने का
कार्य किया सारनाथ में, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध फिर आगे बढ़ने के क्रम में अनेक स्थानों पर गए। अनेक स्थानों का मतलब है कि जैसे आगे बढ़ने के क्रम में इन्होंने कपिल वस्तु की भी यात्रा की, इन्होंने जो है वाराणसी की भी यात्रा की, इन्होंने वैशाली की भी यात्रा की। तो अलग अलग स्थानों पर बच्चों, जैसे इन्होंने वैशाली में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की, बनारस में भिक्षु संघ की स्थापना की यश नामक श्रेष्ठ पुत्र के सहयोग से, इस प्रकार से अनेक कार्य किया। गौतम बुद्ध के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश अपना श्रावस्ती में दिया। इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश देने का कार्य किया वो श्रावस्ती में किया। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। इनके शिष्यों में पहली महिला शिष्या इनकी मौसी गौतमी प्रजापति थी। बाकी सबसे प्रिय शिष्य जो है वो उपाली और आनंद थे। तो इस प्रकार की बातें बौद्ध धर्म को लेकर के थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। देखो बच्चों, महावीर स्वामी का मानना था आत्माएं सर्वत्र होती हैं, पहाड़ में, नदी में, समुद्र में, सब जगह पर। यहाँ पर मानना है गौतम बुद्ध मानते थे आत्मा ही नहीं होती। लगभग चीजें बौद्ध और जैन धर्म में कॉमन है, पर आत्मा के मामले में बौद्ध धर्म अनात्मवादी है और जैन धर्म जो है वो आत्मवादी था। ये थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। जैन धर्म में माना जाता था कि कसाय के कारण व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है, कसाय, और पुद्गल कर्मफल होता है जो व्यक्ति की ओर आता है। तो जब पुद्गल व्यक्ति की ओर आता है तो एक होता है आश्रव कि पुद्गल आ रहा है और व्यक्ति कर्मफल भुगत रहा है, दूसरा है संवर, पुद्गल रुक जाता है, और तीसरा है निर्जरा, पुद्गल समाप्त हो जाता है तो मानव मुक्त हो जाता है, ऐसा बताते हैं। पर बौद्ध धर्म में थोड़ा सा अलग कहानी है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद कि जैसे एक बुझता हुआ दीपक नए दीपक को जला देता है तो नया जला हुआ दीपक पुराने दीपक का पुनर्जन्म है, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है, जैन धर्म में थोड़ा अतिवादिता है अहिंसा को लेकर के। बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म में बच्चों स्यादवाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का, अनेक जो है दृष्टिकोण हो सकते हैं। बौद्ध धर्म का अपना जो दृष्टिकोण है वो है क्षणभंगवाद, विश्व क्षणिक है, ऐसा करके ये सिद्धांत देते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। रही बात गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, लंबे समय तक उपदेश दिया, और बाद में गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गई। वर्तमान समय में कहा जाए तो कुशीनगर में हो गई। और इस प्रकार से यहाँ पर बुद्ध का जो है, बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी बच्चों, 4 संगीतियां। मैं यहाँ वर्ष लिख रहा हूँ, संगीति मतलब सम्मेलन लिख रहा हूँ, बल्कि स्थान लिख रहा हूँ। ये संगीतियां हैं, 4 संगीतियां। तो वर्ष है, स्थान है, और उसके बाद शासक, अध्यक्ष, बल्कि अध्यक्ष और शासक, ये बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वर्ष है सबसे पहले 483 ईसा पूर्व, स्थान है राजगृह सप्तपर्णी गुफा, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु। फिर है 383 ईसा पूर्व, ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में। अध्यक्ष का नाम है यहाँ पर सावक मीर, और शासक थे कालाशोक। अगले शासक थे अशोक, अध्यक्ष का नाम था मुंगली पुत्र तिस्य, स्थान था
पाटलिपुत्र। समय था 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। अगले का समय नहीं पता। स्थान है कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष का नाम है वसुमित्र और अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे बच्चों अश्वघोष, अश्वघोष ये उपाध्यक्ष थे। शासक का नाम है कनिष्क, शासक का नाम है कनिष्क। अब यहाँ पर जो समझने की बात है, जब पहली संगीति हुई बच्चों तो यहाँ पर दो पुस्तकें लिखी गई, विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। दूसरी संगीति हुई तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक है अस्थविरवाद, इसको थेरावाद भी कहते हैं, और दूसरा है महासांघिक अथवा सर्वास्तिवाद, इसको सर्वास्तिवाद कहते हैं, ऐसा बटा। तीसरी बौद्ध संगीति में पुस्तक लिखी गई अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और चौथी संगीति में जो पुस्तक, ये जो विभाजन हुआ है बौद्ध धर्म का, वो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान का भी विभाजन आगे चल करके हुआ है बच्चों, वैभाषिक और सौतांत्रिक में। इसके विद्वान थे वसुमित्र और इसके विद्वान थे कुमार लाट। महायान का विभाजन हुआ है आपका योगाचारी अथवा विज्ञानवाद, विज्ञानवाद। इसके प्रमुख रहे मैत्रेयनाथ, इनको भावी बुद्ध कहा जाता है, ये आगे चल करके बुद्ध के रूप में आएंगे। और एक है माध्यमिका, माध्यमिका अथवा शून्यवाद, शून्यवाद। और इसके प्रमुख जो है वो हैं नागार्जुन। इनकी तुलना भारत के आइंस्टाइन से की जाती। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। और आगे चल करके बौद्ध धर्म की एक और शाखा देखने को मिलती है, वो थी वज्रयान, वज्रयान। और वज्रयान से ही संबंधित रहे हैं सहजयान, सहजयान। जो वज्रयान है इसकी जानकारी जो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाधि, दो पुस्तकों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में ये एक और आपका जैन धर्म हुआ, दूसरी ओर बौद्ध धर्म हुआ। अब एक यहाँ पर और नोटिस करने वाली बात है, जो जैन धर्म है बच्चों उससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे हेमचंद्र की पुस्तक है, ये मैं जैन धर्म की पुस्तकें हैं। हेमचंद्र की पुस्तक परशिष्ट पर्वन, परशिष्ट पर्वन और अभिधाम चिंतामणि, अभिधाम चिंतामणि। और भद्रबाहु की पुस्तक है कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। पुब संख्या 14 और अंग जिनकी संख्या 12 है, ये जैन धर्म के पुराने ग्रंथ हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूं, जैसे उमा स्वामी की पुस्तक है, उमा स्वामी की पुस्तक है तत्वार्थ दिगम सूत्र, तत्वार्थ दिगम सूत्र। नेमचंद्र की पुस्तक है द्रव्य संग्रह,
प्रभाचंद्र की पुस्तक है कमल प्रमेय मार्तंड। मार्तंड। सिद्धिसेन की पुस्तक है न्याय अवतार। न्याय अवतार। तो इस प्रकार से कुछ पुस्तकें हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसमें एक तो है विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे परिवार है, प्रतिमोक्ष है, खंडक है और उसके बाद विभंग है। फिर सुत्त पिटक से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। सुत्त पिटक, इसमें दिघ निकाय है, खुद्दक निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, मंजिम निकाय है। पर यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जैसे इसका एक पिटक है दिघ निकाय, खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं बच्चों, ये थोड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसमें एक है जातक कथा। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। एक है विमानवत्थु, इसमें स्वर्ग की चर्चा है, ये पूछा जा सकता है। और एक है धम्मपद। धम्मपद जो है ये बौद्धों की गीता कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके लिए है। फिर आते हैं यहाँ पर सीधा मगध साम्राज्य की ओर। और मगध साम्राज्य पर सबसे पहले जिसने शासन किया उस वंश का नाम था हर्यक वंश। वो वंश था हर्यक वंश। और हर्यक वंश जो है, जब इसने शासन का कार्य शुरू किया तो सबसे पहले इस वंश का शासक हुआ बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी प्रमुख थे चेटक, उस परिवार की राजकुमारी चल्लना, जिससे हल और बेहल नाम के दो पुत्र हुए। कोसल प्रदेश की राजकुमारी महाकोसला से विवाह किया। मद्र क्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से शक्ति बढ़ाई। बगल में अंग राज्य पर कब्जा कर लिया। और यही हैं बिंबिसार, जिन्हें जो है, जिन्होंने अवंती महाजनपद था और वहां के शासक थे प्रद्योत, और ये बीमार थे तो बिंबिसार ने जीवक नाम का राजदूत भेजा इनके इलाज के लिए। इस प्रकार का कार्य किया। इसके अतिरिक्त बिंबिसार की बात की जाए तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों को ये मानते थे। इनके पुत्र अजात शत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। और अजात शत्रु जो है ये श्रेणिक नाम से जाने जाते थे, ये कुड़िक नाम से। तो यहाँ पर जो है ये अजात शत्रु ने लिच्छवियों पर हमला कर दिया। अजात शत्रु ने कोसल पर हमला कर दिया और कोसल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह किया। तो बहुत सारे आक्रमण किए। जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है अजात शत्रु की वो ये है कि अजात शत्रु ने अपने मंत्रियों वस्कार और शुद्धि को भेजा था कि जा करके पता करो बुद्ध से कि लिच्छवियों को कैसे हराया जाए। और बुद्ध जो है, जब बच्चों बुद्ध ने कोसल राज्य में अंगुलीमाल को दीक्षित किया था, ये ध्यान में रखना। वस्कार शुद्धि ने बुद्ध से पूछा और बुद्ध ने कहा लिच्छवियों को बांट करके हराया जा सकता है। फिर अजात शत्रु ने रथ मूसल अथवा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक का प्रयोग करके, महाशिला कंटक का प्रयोग करके लिच्छवियों को पराजित किया। एक स्तूप है इधर मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप, उस पर कोसल नरेश प्रसेनजित और अजात शत्रु को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और अपने पिता को मार दिया। बाद में इस वंश को नष्ट करके शिशुनाग वंश स्थापित हुआ, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने बच्चों अवंती राज्य पर कब्जा कर लिया और इसके महत्वपूर्ण शासक कालाशोक थे, जिन्होंने जो है दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी। तो इससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य प्रगति करने लगा। मगध साम्राज्य धीरे धीरे करके प्रगति करने लगा। फिर आया नंद वंश। नंद वंश में जो संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद ने बच्चों कलिंग पर हमला किया।
और कलिंग पर हमला करके वहां पर तनसूली नहर का निर्माण करवाया, कलिंग पर कब्जा कर लिया, वहां से एक जैन प्रतिमा प्राप्त कर ली। बाद में जब चेद वंश के शासक खारवेल हुए तो खारवेल ने मगध पर हमला करके जैन प्रतिमा प्राप्त कर ली, जिस बात की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती। ये कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। इसी वंश का शासक हुआ घनानंद, जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम में राजा पोरस को झेलम या बितस्ता के युद्ध में पराजित कर दिया। इससे पहले ईरान का एक आक्रमणकारी साइरस और दूसरा डेरियस या दारा भारत पर हमला कर चुका था। तीसरा इसमें सिकंदर रहा था, यूनान से था। समझने वाली बात यह है कि इसी समय पर घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाला था। चाणक्य बदला लेना चाहते थे और चाणक्य ने एक बच्चे को उठा करके ट्रेंड किया जिसका नाम था जो है चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के पास भी भेजा था सहयोग के लिए, ऐसा विवरण मिलता है, लेकिन कोई सहयोग मिला नहीं। और आगे नंद वंश को समाप्त करके जो वंश अस्तित्व में आया बच्चों, उसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम मिलता है सैंड्रोकोप्टस। सैंड्रोकोप्टस बाद में विलियम जोन्स ने यह स्थापित किया था कि सैंड्रोकोप्टस ही जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यूरोपीय इनको इसी नाम से जानते थे। इनके बारे में ये जाना जाता है कि 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का एक सेनापति रहा सेल्यूकस इनके राज्य पर हमला करता है और ये सेल्यूकस को पराजित करके उससे अफगानिस्तान का 4 क्षेत्र आरकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तट, हेरिया, एरात और पेरीपनिसडोई यानी काबुल प्राप्त कर लेते। इनका साम्राज्य विस्तार उधर तक पहुंचा। बच्चों, मैं यहां यदि लिखूं राजदूत, यहां लिखूं शासक और यहां लिखूं भारतीय शासक, भारतीय शासक, तो सेल्यूकस तो इन्हीं के दरबार में आया था। सेल्यूकस है ना, यूनानी है। और किसका राजदूत था ये? तो नहीं, मेगस्थनीज है राजदूत, मेगस्थनीज। और शासक का नाम है सेल्यूकस। भारत किसके समय पर आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय पर आगे चल करके डाइमेकस नाम का राजदूत आया। डाइमेकस, डायोनिसियस, डायोनिसियस। डाइमेकस जो है एंटियोकस का राजदूत था, सीरिया से आया था ये। और डायोनिसियस जो है ये टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो मिस्र से आया था। ये बिंदुसार के काल में आया था और ये अशोक के काल में आया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अनेक यूरोपीय राइटर्स लिखते हैं। जैसे प्लूटार्क लिखता है कि इन्होंने 6 लाख की सेना लेकर के भारत को रौंद दिया। जस्टिन लिखता है कि इनकी सेना डाकुओं का गिरोह थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जो इधर गुजरात में है। बाद में अशोक ने, रुद्रादामन ने और स्कंदगुप्त ने इसका मेंटेनेंस करवाया था, स्कंदगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अनेक उपलब्धियां रही बच्चों। इनके काल में 5 राज्य थे मौर्यों के। एक जो है प्राची था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उत्तरापथ जिसकी राजधानी जो है तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी जो है आपका सुवर्णगिरी, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, अवंत जिसकी राजधानी उज्जैनी। इनके काल के बारे में मेगस्थनीज ने काफी कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि
मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के माध्यम से नगर का संचालन होता था और सैन्य व्यवस्था का भी। और उसने 7 जातियों की भी चर्चा की है, जैसे कि विद्वान हो गए, योद्धा हो गए, व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, और जो है मंत्री हो गए, योद्धा हो गए, निरीक्षक हो गए। 7 जातियों की चर्चा इसने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था भद्रबाहु के माध्यम से, और साउथ इंडिया में चले गए श्रवणबेलगोला और श्रवणबेलगोला में ही इनकी मृत्यु हो गई। वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी है, चंद्रगिरी जो है वहां पर्वत है। माफ करिएगा। आगे चल करके मौर्य वंश के शासक हुए अशोक। आगे चलकर मौर्य वंश के जो शासक हुए वो हुए बच्चों अशोक। और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवानाम प्रियदर्शी। अशोक के काल में बच्चों कलिंग स्वतंत्र हो गया था। बिंदुसार बीच में शासक हुए थे, उनको कहा जाता है अमित्र घात, जिसको कोई शत्रु पराजित ना कर सके। यहां पर शासक हुए अशोक, और अशोक ने जो है प्रियदर्शी की उपाधि ली। अशोक ने कलिंग को जीतने का प्रयास किया, इसी क्रम में भारी रक्तपात किया। इससे पूर्व ये तक्षशिला और उज्जैन क्षेत्र के गवर्नर भी रहे थे। तो जब इन्होंने कलिंग युद्ध किया तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कार्य करना शुरू किया। भारत में शांति स्थापना करने के लिए धम्म पर बल दिया। श्रीनगर शहर की इन्होंने स्थापना की। तो इनके कई सारे अभिलेख मिलते हैं और उनसे पता चलता है कि इनकी नीति क्या थी। जैसे तीसरे अभिलेख में ये युक्त राज्युक और प्रादेशिक अधिकारियों की चर्चा करते हैं। जो जिला स्तर के जो है अधिकारी थे, ये अपना कार्य करते थे। 12वें शिलालेख में ये 3 अधिकारियों की चर्चा करते हैं। धर्म महामात्र, जो धर्म की जांच करता था, धर्म महामात्र, फिर स्त्रियाध्यक्ष और ब्रजभूमिक। इनका नाम, इनके कई सारे अभिलेख हैं, जिसमें मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, और उड़ेगोलन कर्नाटक में है, और नेतुर। 4 अभिलेख ऐसे हैं जिस पर इनका नाम मिलता है। और इसके अलावा एक और है कर्नाटक में कगनहल्ली, उस पर जो है राजा अशोक का नाम मिलता है, कगनहल्ली। तो इस प्रकार से अशोक की अनेक उपलब्धियां रही बच्चों। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए। यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछी जाती हैं। बाद में मौर्य वंश का पतन हो गया। इस वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ, और ये जो है इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी। इस प्रकार मौर्य वंश का पतन हुआ। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, और उसमें थोड़ा मौर्य वंश के बारे में जानकारी पता चलती। उससे पता चलता है कि 3 यहाँ पर जो है मंत्रिण, मंत्रिपरिषद, विभागाध्यक्ष 3 थे प्रशासन के लिए। और ये भी पता चलता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं सप्तांग सिद्धांत। स्वामी, अमात्य, बल, कोश, दुर्ग, मित्र। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश, मित्र 7 होते। तो ऐसी स्थिति में ये वंश समाप्त हो गया। फिर आया बच्चों मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में जब यहां पर मौर्य वंश समाप्त हुआ तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। कुछ भारत की शक्तियों ने शासन करना शुरू किया इसी काल में, और भारत की शक्तियों में, भारतीय शक्तियों में शुंग हो गए, उसमें पुष्यमित्र शुंग हैं, फिर कर्ण हो गए, और सातवाहन हो गए। अब इसमें जो शुंग वंश के शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। इन्होंने जो है कहते हैं बौद्धों का संहार किया, लेकिन वो विदेशी बौद्ध थे जिनका संहार किया। तो विदेशियों का आक्रमण हुआ था इस काल में। इन्हीं के काल में जो है यवनों ने आक्रमण किया, और इनके वंशज वसुमित्र ने यवन शासक डेमेट्रियस को पराजित किया। कर्ण जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक या सिंधुक ने की थी। बाद में इस वंश के शासक हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी।
ये बड़े ताकतवर थे। और एक और शासक हुए थे राजा हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशती लिखी थी प्राकृत भाषा में, राजा हाल। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने धर्म को बहुत आगे ले जाने का कार्य किया और इन्होंने विदेशियों में जो है शकों को पराजित किया, इस प्रकार का कार्य किया था। बाकी सातवाहनों ने जो है शीशे का सिक्का जारी किया था और पोटीन का, ये थोड़ा सा यहाँ महत्वपूर्ण है। विदेशी शक्तियों में एक शक्ति आई थी हिंद यवन, और हिंद यवन में कई सारे शासक हुए हैं, जैसे डायोडोटस है, यूथिडेमस है, डेमेट्रियस है, कई सारे लोग हुए। यवनों ने बच्चों एक समय पर इनका राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक बेक्ट्रा से लेकर के तक्षशिला तक, उसका प्रमुख था यूक्रेटाइडिस, और बेक्ट्रा से लेकर के आपका इधर मथुरा, झेलम नदी से लेकर मथुरा तक, बेक्ट्रा से झेलम नदी, झेलम नदी से मथुरा तक, यहाँ पर जो है अनेक ये शक्तियां शासन करती थी। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, लेख युक्त आकृति युक्त सिक्का जारी किया, ज्योतिष वगैरह पर बल दिया, इन्हीं से हमें होरा कुंडली आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। हिंद यवन के पश्चात शक आए। शकों की 4 शाखाएं स्थापित हुई, एक तक्षशिला में मेउस के अंतर्गत, मथुरा में जो है मथुरा में सोडास के अंतर्गत, और महाराष्ट्र में था छहरात वंशी जो है करदम, छहरात वंशी जो है शासक जो है भूमक, और एक था गुजरात सौराष्ट्र से लेकर मालवा तक, तो यहाँ पर करदम वंश का शासन था, और करदम वंश से जो है चष्टन था। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई, और शकों को क्षत्रप या महाक्षत्रप कहा जाता था। एक बड़ा प्रसिद्ध शक शासक हुआ जो है, ये हिंद यवनों में एक शासक मेनांडर था, ये बौद्ध था, और नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों से इसके संबंध में जानकारी मिलती, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों से। तो शक जो है इन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। फिर एक और आए पहलव, इसमें मित्रदात करके शासक हुए, मित्रदात, और आगे चल करके एक शासक हुए पहलव में गोंडो फर्नीज, गोंडो फर्नीज। इन्हीं के समय में ईसाई धर्म के प्रचारक जो है भारत आए थे, सेंट थॉमस। पहलव के बाद भारत आए कुषाण, और कुषाणों ने भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। अब इसमें कई सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुजूल कड़फिसस हैं, बिम कड़फिसस हैं, कनिष्क हैं, हुविस्क हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क रहे, जिन्होंने कनिष्क टावर बनवाया, पेशावर में कनिष्क चैत्य बनवाया, जिन्होंने चाइना पर हमला किया, हार गए, पर ऋषभ मार्ग पर कब्जा कर लिया। इन्हीं का कार्य है गांधार कला, मथुरा कला को प्रोत्साहन दिया। तो कनिष्क ने जो है भारत में बड़ी समृद्धि हासिल की, बड़ा नाम हासिल किया, पर इस समय पर भारत कमजोर था। आगे चल करके भारत में गुप्तों ने एक बार फिर से विशाल साम्राज्य खड़ा किया, और जब गुप्तों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया, संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच, और इसके बाद जो सबसे पहले सबसे ताकतवर शासक रहे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली, और गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। शकों ने बच्चों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, और कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, जैसे चरक थे, यहाँ पर कनिष्क के दरबार में चरक थे, सुश्रुत थे, है ना, नागार्जुन थे, और वसुमित्र थे, अशुघोष थे। तो चरक की पुस्तक है चरक संहिता, वो दवाओं के जानकार थे, सुश्रुत सर्जरी के जानकार थे। अशुघोष की पुस्तक है बुद्ध घोष सारीपुत्र सौंदरानंद प्रकरण, अशुघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित सारीपुत्र सौंदरानंद प्रकरण, और नागार्जुन की पुस्तक है सुहल लेखा प्रज्ञा पारमिता माध्यमिक कारिका, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। कनिष्क जो है ये इनके काल में काफी प्रगति हुई, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक हुए बच्चों, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्हें कुबेर कहा गया, इंद्र कहा गया, यमराज कहा गया, और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। समुद्रगुप्त जो है, इनका अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति का, जिसको हरिशेर ने लिखा, और प्रयाग प्रशस्ति से इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती, प्रयाग प्रशस्ति से। तो चौथी लाइन में युवराज चुने जाने का उल्लेख है, 8वीं में राज्याभिषेक का उल्लेख है, 13वीं 14वीं में आर्यावर्त की लड़ाई है, फिर आगे जो है 19-20 में दक्षिणावर्त की, 21वीं में फिर आर्यावर्त की, फिर 21वीं में आठविक राज्यों की। तो कई सारी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, जिसके बारे में जानकारी मिलती। फिर महत्वपूर्ण शासक हुए इस वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, और इन्होंने बच्चों अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने शकों से जो है शकों को पराजित किया, गुजरात पर हमला किया। वाकाटक राजवंश था इनके काल में महाराष्ट्र में, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कदम्ब राजवंश था कर्नाटक में, वहां वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उज्जैन में इनके काल में विद्वानों की परिषद थी, और इन्हीं के काल में नवरत्न निवास करते थे। उसमें कालिदास ने अनेक पुस्तकें लिखी, और उसमें जो है वाराह मिहिर खगोलज्ञ थे, ये आर्यभट्ट भी खगोलज्ञ थे, दिन रात कैसे होती है ये सब जानकारियां देने वाले। और उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारे, अमर सिंह ने अमर कोश लिखा। तो इनके काल में बड़ी संख्या में विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। इनके बाद इनके पुत्र शासक बने कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जिनके काल में भारत पर हमला किया था हूणों ने, और इन्होंने हूणों को पराजित किया। और भीतरी लेख है जिस पर ये सब जानकारी है। कुमारगुप्त का कई सारा अभिलेख है, मंदसौर का है, बेग्राम तामपत है, फरीदपुर है, दामोदरपुर है, कई सारे। बच्चों बहुत ज्यादा अभिलेख जो है अशोक के मिले हैं, और अशोक के अभिलेख कई सारे तो आपके बिहार में भी मिले हैं। लौरिया नंदगढ़ है, लौरिया राज है ना। और बुद्ध को भी बच्चों जैसे शाक्य थे तो उनको शाक्य मुनि कहा गया है, तथागत कहा गया है, बोडो कहा गया है, कोडमन कहा गया है। उनके जो है अनेक नाम हैं। महावीर स्वामी के तो कुछ हैं, बुद्ध के कई सारे। तो बाद में गुप्तों का बच्चों पतन हो गया। गुप्त काल में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, तो इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर बने, सांची का मंदिर, एरड़ का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। इसमें सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ का ईंटों का है, और भीतर गांव का जो मंदिर है इधर कानपुर के पास, वो ईंटों का है। गुप्त काल के बाद शुरू हुआ गुप्तोत्तर काल, और एक बार फिर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तर भारत में उत्तर भारत की शक्तियों में बच्चों थानेश्वर में वर्धन हुए, और उसके बाद जो है कन्नौज में मौखरी हुए, बंगाल में गौड़ हुए, एमपी में जो है उत्तरगुप्त हुए। तो ये सारे गुजरात में वल्लभी के मैत्रक हुए। आपस में संघर्ष चला, हर्षवर्धन आगे निकले। लेकिन दक्षिण भारत की शक्तियों की बात की जाए तो दक्षिण भारत की शक्तियों में महाराष्ट्र में चालुक्य थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, पुलकेशिन द्वितीय। और इस बात की जानकारी हर्षवर्धन के एक अभिलेख में प्राप्त होती, ये पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में पता चलती। इसी समय साउथ में पल्लव हुआ करते थे बच्चों। पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष हुआ, तो दोनों कमजोर पड़े। पल्लव में महेंद्र वर्मन थे, जिन्होंने मत्त विलास प्रहसन लिखा, और उन्होंने मंडप प्रकार के मंदिर बनवाए। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम हुए, मामल्ल शैली के मंदिर बनवाए, रथ मंदिर, द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ। इसमें युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। फिर आगे नरसिंह वर्मन द्वितीय हुए, जिनकी राज सिंह शैली है, स्वतंत्र मंदिर बनवाए, जैसे कांची का जो है मंदिर है कैलाशपुरम, या जो है सोर मंदिर या तटीय मंदिर है, ऐसा करके। तो सप्त मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है, 7 रथ मंदिरों को। तो पल्लव हुए बच्चों यहाँ पर, और एक नंदी वर्मन शैली के मंदिर बने छोटे छोटे। पर यही समय है जब भारत की शक्तियां और कमजोर पड़ गईं, और फिर गुप्तोत्तर काल में ही आप देखने को पाएंगे कि 3 शक्तियां हर्षवर्धन के कन्नौज क्षेत्र को लेकर के लड़ गईं। और ये 3 शक्तियां थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और तीनों के लड़ने से भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, और जिसका परिणाम यह रहा बच्चों कि पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में अनेक छोटी छोटी शक्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे चौहान थे, चौहान वंश,
जैसे कि जो है वासुदेव करके इसके संस्थापक थे, चंदेल वंश जिसके संस्थापक थे नन्नुक, चंदेल वंश, पाल वंश जिसके संस्थापक थे जो है गोपाल, और इसी वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था। और उसके बाद गहड़वाल वंश जिसका प्रमुख शासक था आगे चल करके जयचंद, महाराष्ट्र में परमार वंश जिसके शासक हुए थे आगे चल करके ये भोज। उधर त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया था, और उसमें एक शासक हुए थे मिहिर भोज, वो थोड़ा अलग हैं। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, और उसमें शासक थे कृष्ण प्रथम जिन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है, गुप्त काल में बच्चों अजंता की गुफाओं में चित्र बने थे, बहुत सारे बने तो खैर उससे पहले भी थे, चालुक्य काल में भी, चालुक्य, वाकाटक, राष्ट्रकूट, गुप्त सबने बनवाए। तो अजंता की गुफाओं में पद्मपाणी का चित्र है, और ये हैं बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, पद्मपाणी हैं, मंजूश्री हैं, है ना, और जो है अवलोकितेश्वर हैं। तो वहाँ पर चित्र मिलता है, और बड़ी संख्या में चित्र हैं वहाँ पर बौद्धों से संबंधित। एक गुप्त काल में यहाँ एमपी में आपका जो है बाघ की गुफा है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे चित्र मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो समझने की बात है कि परमार वंश तो कई सारे वंश है, गढ़वाल वंश, परमार वंश, और इनके मध्य आपस में संघर्ष शुरू हो गया। इधर दूसरी ओर दक्षिण भारत की शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां अस्तित्व में आई, जैसे देवगिरी राज्य आया, देवगिरी के यादव, और उसके बाद जो है आपका तेलंगाना, तेलंगाना में काकती आ गए, काकती का शासन था। और इसके पश्चात जो है बात की जाए तो होयसल राज्य जो है अस्तित्व में आ गया, कर्नाटक में होयसल, और इसी प्रकार से पांड्य राज्य अस्तित्व में आ गया, और सब आपस में संघर्षरत हो गए। और इसी का परिणाम था कि आगे चलकर जब मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया तो बच्चों भारत जो है वो मुस्लिम शक्तियों का गुलाम हो गया। बाकी कुछ बातें मैं यहीं से जोड़ते हुए मध्यकाल का जब इतिहास शुरू करूंगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। अभी मैंने पूर्व मध्यकाल में जो थोड़ा सा चीजें संक्षेप में किया, प्लस प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेरे दिमाग में आएंगी वो मैं इंक्लूड करते हुए फिर आपको जो है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और वही आपका आखिरी भाग होगा लेक्चर का, और आपका पाठ्यक्रम का ठीक ठाक रिवीजन हो जाएगा। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।